हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप ऑल वेल। तो दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं यूसनेट पेपर 1 से। जैसा कि आप सब जानते हैं, पेपर 2 रिलेटेड टू कॉमर्स हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। 4-5 वीडियो ऑलरेडी डाउन अपलोडेड हो चुकी हैं और उस पेपर 2 की भी हमने शुरुआत यूनिट नंबर 1 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस से स्टार्ट किया है। इन द सेम वे यूसनेट पेपर 1 की भी शुरुआत हम यूसनेट पेपर 1 के फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड से कर रहे हैं। तो अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 बाय संदीप कुमार। दोस्तों, यूसनेट पेपर 1 अपने आप में एक बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल। पेपर 2 में आप इफ लैकिंग बिहाइंड और इफ सम what not good then you can cover in पेपर 1। और पेपर 1 बहुत ही कॉमन है सभी के लिए, जो कि आप अपनी फर्स्ट क्लास से पढ़ते आए हैं। लाइक टीचिंग के रिगार्डिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन्वायरमेंट के बारे में है, आईसीटी के बारे में, कम्युनिकेशन जो कि हम डे बाय डे एक्टिविटीज में यूज करते हैं उससे रिलेटेड है, कुछ रीजनिंग है और मैथमेटिक्स में डीआई आता है। इसके अलावा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो मीन्स इसमें नया यदि कुछ टॉपिक है तो रिसर्च एप्टीट्यूड आप बोल सकते हैं। वो भी यदि आप कंपेरेटिव टू पेपर 2 इसमें लेस एफर्ट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। पेपर 1 में आप अप टू 40 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। दोस्तों, एक बार सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पेपर 1 एंड पेपर 2 एक साथ होते हैं। आप पेपर 1 और पेपर 2 किसी को भी पहले और बाद में स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपका पेपर अच्छा स्ट्रॉन्ग है उसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप पेपर नेक्स्ट में जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा हमने पेपर 2 को स्टार्ट किया है, तो आज हम पेपर 1 की स्टार्टिंग हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से शुरू कर रहे हैं। होपफुली यू विल एंजॉय दिस सेशन एंड यू विल लर्न समथिंग न्यू हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पेपर 1 और 2 का वास्ट सिलेबस है। मैं इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस करवाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंस्टेड ऑफ एंटायर थोरोली कंसेप्ट्स, थोरोली सिलेबस, first I will recommend that only the most important topics related to the UGC NET paper। तो हम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करेंगे so that we can easily able to crack our examination। Let's start the session। फर्स्ट स्लाइड्स में आपको नाम यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए एजुकेशन के बारे में सभी की, जैसे कॉमनली यदि हम किसी से पूछें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन, तो एजुकेशन का मीनिंग है लर्निंग। क्योंकि हम अपने थ्रू आउट द लाइफ, अपने चाइल्डहुड से लेके अपने बुढ़ापे तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हम अपने आप से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, हमारे सीनियर से, जूनियर से, और हम स्कूल में, घर पे, और हमारे सोसाइटी में। मीन्स एवरी टाइम वी यूज टू लर्न समथिंग न्यू। ओके, तो आज बात कर लेते हैं डेफिनेशन, मीनिंग एंड एजुकेशन। द टर्म्स एजुकेशन, टीचिंग, एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड। क्या बताया? क्लोजली रिलेटेड है, सुनने में एक जैसा लग रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग, नॉट टीचिंग। अंडरस्टूड? स्वामी विवेकानंदा defines education as the manifestation of perfectionality in man। उन्होंने बताया कि आपको अपने आप को समझने की जरूरत है, एजुकेशन आपके अंदर ही है। एरिस्टोटल क्या बताते हैं? डिफाइंड एजुकेशन क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ये क्या बताते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ माइंड रहता है, साउंड माइंड, एक हेल्दी माइंड निवास करता है। यदि आपकी बॉडी हेल्दी है तो डेफिनेटली योर माइंड विल बी हेल्दी। जॉन डेवे डिफाइंस एजुकेशन एज द पावर बाय विच मैन इज एबल टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज। जॉन डेवे क्या बताते हैं कि एजुकेशन एक पावर है, एज ए पावर है,
जो कि आप जिसकी सहायता से आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के बाद ही आप अपनी एजुकेशन को फुलफिल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर अ स्टूडेंट, देन environment means school environment. How you can control, you can study more and more, you can prepare in a better way, and for when you will go for exam, then you can achieve your maximum marks. How you control your environment? आपने बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन किया, इसकी वजह से आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया, जिसके कारण आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन से आप क्या समझते हैं? देखिए, थ्री काइंड्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन होता है। फर्स्ट, जस्ट अ मिनट, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं? जो एजुकेशन हम हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में जो लेते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम अपने घर में, अपनी सोसाइटी से अर्न करते हैं, एक्वायर करते हैं, जो कि हम सीखते हैं, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि इनफॉर्मल एजुकेशन की स्टार्टिंग होती है हमारे घर से, फैमिली से, और घर में भी मदर एंड फादर। फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड इज मदर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो होता है जो कि हम आउटसोर्सिंग से अर्न करते हैं, सीखते हैं, जिसके ऊपर किसी थर्ड फैक्टर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, हमारा ओन कंट्रोल होता है। लाइक डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में हमारे को खुद अपनी सेल्फ स्टडी करके ही एजुकेशन करनी पड़ती है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फॉर्मल एजुकेशन, इट इज अ प्री प्लान्ड, direct, organized, and given a specific educational institutions, such as schools and colleges. It is limited to a specific period. जैसे जैसे हम कोई भी कोर्स हमारा वो एक स्पेसिफिक पीरियड का होता है। 10th क्लास 1 ईयर की होती है, 12th क्लास अगेन 1 ईयर की होती है, ग्रेजुएशन 3 ईयर की होती है। आजकल ग्रेजुएशन को भी 4 ईयर में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। एंड इट हैज वेल डिफाइंड करिकुलम। ये वेल प्लान्ड करिकुलम होता है फॉर द कंप्लीट कोर्स। इट इज गिवन बाय क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स। फॉर्मल एजुकेशन इज ऑलवेज गिवन बाय क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स। जैसा कि मैंने बताया कि ये स्कूल और कॉलेजेस में होती है, वहां पे क्वालिफाइड टीचर्स अवेलेबल होते हैं। क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा ही ये एजुकेशन दी जाती है। इट इज गिवन बाय क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स। फॉर्मल एजुकेशन ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। इसके अंदर एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को हम मेंटेन किया जाता है। कैसे मेंटेन किया जाता है? आपको पता है, आप घर में कोई भी शरारत कर सकते हैं, आप किसी भी नियम को कुछ हद तक तोड़ सकते हैं, नहीं मान सकते। जैसे कि आपके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा आप अभी 1 घंटा पढ़ लो, आपका मन नहीं है, आप बोलोगे पापा जी मैं ये, या मम्मी जी मैं इस टॉपिक को अभी 1 घंटा नहीं, ½ एन आवर पढ़ूंगा, या तो मैं अभी नहीं आफ्टरनून में पढ़ूंगा। बट स्कूल में ऐसा नहीं है, कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। जो पीरियड जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसी दौरान आपको उसको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या बताया जाता है? इट इज नॉट प्री प्लान्ड, इट इज इनडायरेक्ट। ये क्या बताया? नॉट प्री प्लान्ड। जैसा कि मैंने बताया, घर में होती है, हमारी सोसाइटी में से जो हम सीखते हैं उसको बोलते हैं। इट इज इनडायरेक्ट एंड नेचुरल। नेचुरल है, जैसे एक मदर अपने बच्चे को नेचुरल वे में जो भी सीखा है उन्होंने वो बताएंगी, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, बोलना है, खाना पीना, ये सब सिखाते हैं। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज, experiences, and living in the family or community. There are no formal goals. इस एजुकेशन के अंदर कोई फॉर्मल गोल्स नहीं होता है। जैसा कि फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आपका एक फॉर्मल गोल होता है कि आपको इस नेट क्रैक करके आपको एक प्रोफेसर बनना है, या उसके बाद आपको नेट के बाद आपको पीएचडी करनी है। मींस आपका एक फॉर्मल गोल है। पेरेंट्स आर द फर्स्ट इनफॉर्मल टीचर्स एंड फैमिली इन्वायरमेंट इज द फर्स्ट लर्निंग इन्वायरमेंट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन।
दोस्तों नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, इट इज एन ओपन सिस्टम ऑफ एजुकेशन विदाउट रिजिड रूल्स, regulations and fixed ages, stages or time schedule. Example, social or adult education, distance education, etc. नेक्स्ट आता है टीचिंग कंसेप्ट के बारे में। टीचिंग कंसेप्ट के बारे में आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं? टीचिंग कंसेप्ट, teaching aptitude is all about evaluating candidates who want to become a teacher on the basis of his or her knowledge and skills. एप्टीट्यूड के अंदर आपको बताया जाता है कि आप किसी भी कोर्स के लिए या किसी भी नए फर्दर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके अंदर कोई भी कोर्स करने से पहले एक नॉलेज एंड स्किल टेस्ट लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट में इसके अलावा दीज इंक्लूड्स क्वालिफिकेशंस, इसके अंदर क्वालिफिकेशन होते हैं, इंटेलिजेंस होता है, एटीट्यूड होता है एंड मैनी अदर्स थिंग्स। मैं एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा, जैसे कि आप किसी कमांडो कोर्स के लिए जा रहे हैं, आप कमांडो कोर्स के लिए जा रहे हैं, आप डिफेंस फोर्सेस में हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक अपनी स्पेशल एक टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं। आप कमांडो कोर्स में गए या तो आप एसएसबी के लिए गए, एसएसबी के लिए गए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए आप गए, वहां पे क्या होगा, एक 5 डेज प्रोसीजर होता है। उस 5 डेज प्रोसीजर के अंदर फर्स्ट डे जो होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में वो सभी टेस्ट लिए जाते हैं विद इन हाफ डे जो आपके रिलेटेड टू द एंटायर प्रोसेस है। उसके अंदर आपकी स्किल्स देखी जाते हैं कि दैट यू आर फिट और नॉट। उस आप इफ यू आर फिट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट देन ओनली यू आर रिकमेंड फॉर द फर्दर प्रोसेस। उसके अंदर आपके क्वालिफिकेशन देखे जाते हैं, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड एंड मेनी अदर थिंग्स, बिहेवियर, डिसिप्लिन, everything is to be there. Your personality test also is to be there. Now teaching is a process. Teaching क्या है? Process है in which the learner, teacher and other variables are organized in a systematic manner to attain some predetermined goal. Understood? Next आता objective of teaching. दोस्तों objective of teaching के अंदर आप क्या समझते हैं? टू ब्रिंग डिजायर चेंजेस इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जस्ट आपको एक पासिंग मार्क्स दिलवा देना या तो आपके मेरिट दिलवा देना और आप जस्ट आपका एग्जाम क्लियर हो गया, दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। नो, इसके अलावा काफी, ये भी एक ऑब्जेक्टिव, दिस इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव, बट बिफोर दिस सो मेनी अदर ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो देयर, लाइक टू ब्रिंग डिजायर चेंज इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड। दिस इज द मोस्ट एंड फॉरमोस्ट एंड फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। एक स्टूडेंट्स के बिहेवियर में, एटीट्यूड में कुछ एक डिजायर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड चेंज लेके आना है। नेक्स्ट इज टू सेव बिहेवियर एंड कंडक्ट। बिहेवियर एंड कंडक्ट के अंदर एक हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, गोल के हिसाब से उसके बिहेवियर और कंडक्ट को हमें एक शेप में लेके आना है। टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, to become a social and efficient acquisition of knowledge and formation of belief. नेक्स्ट, यहां से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाता है नॉर्मली ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के अंदर। ये दो एजुकेशनिस्ट रहे हैं, ब्लूम एंड गैगने। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको बहुत ही ध्यान देने से पढ़ने की जरूरत है। लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बाय ब्लूम एंड बाय गैगने। ब्लूम जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, इसने 3 ऑब्जेक्टिव बताए जिसको बोलते हैं हेड। हेड मीन्स कॉग्निटिव, जो कि हमारे नॉलेज, हमारे दिमाग से रिलेटेड है। हार्ट, हार्ट मीन्स अफेक्शन एंड इमोशन, जो कि हमारे सोसाइटी या किसी के प्रति लगाव से, अफेक्शन, लव, ये सब अफेक्शन, इमोशंस, इमोशनल एटीट्यूड्स, इन सब से रिलेटेड जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जो इमोशंस हैं उसको हार्ट में रखा गया, अफेक्शन में रखा गया। एंड हैंड, हैंड मीन साइकोमोटर, जो कि हम हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है,
जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड है उसको रखा गया कि हैंड मीन्स साइकोमोटर। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। हैंड में आता है नॉलेज, हमें नॉलेज लेना है। उसके बाद कंप्रीहेंशन मीन्स नॉलेज को डीपली अंडरस्टैंड करना। देन एप्लीकेशन, जो हमें नॉलेज एक्वायर किया, जो लर्न किया, जो नॉलेज गेन किया, उसको हमें अप्लाई करना है किसी भी जॉब के लिए, किसी भी मैटर पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी टास्क पे। देन एनालिसिस, एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि आपको उसको एक एक पार्ट को, जो नॉलेज को आपने अप्लाई किया, देन उसको डिवाइड इन पार्ट वाइज। आप एक किसी भी कंसेप्ट को उसको आप ब्रेक कीजिए पार्ट वाइज, देन उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। दिस इज है एनालिसिस। आप किसी भी अपने जो आपने जो काम किया, टास्क किया, आप सपोज आप एक स्पोर्ट्समैन है, आप क्या करेंगे, आपने कैसा गेम किया उसको एनालाइज करेंगे कि किस फील्ड में, किस टाइम पे, किस मोमेंट पे आपने अच्छा किया और किस मोमेंट पे आपने मिस्टेक किया, उसको एनालाइज करेंगे पार्ट वाइज। देन सिंथेसिस मीन्स जो आपने पार्ट में जो एनालाइज किया, देन उसको नीड टू डू अ कंसाइज वे में, उसको एक कंपाइल वे में, उसको एक कंप्रीहेंशन, उसको आप बोलते हैं कंसोलिडेशन वे में, आप उसको एक स्टडी करना, उसको एक कंबाइन वे में, जो टुकड़ों में नॉलेज लिया है, जो आपने एनालाइज किया, उसको एक सिंगल वे में, एक सिंगल फॉर्म में उसको आपको स्टडी करना, उसके बारे में आपको एनालाइज करना। देन इवेल्युएशन, उसके बाद आपको इवेलुएट करना कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, ओवरऑल आपका नॉलेज कितना, ओवरऑल आपकी मिस्टेक कितनी है, और ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस है वो किस लेवल तक का है। नेक्स्ट, हार्ट अफेक्टिव एंड इमोशंस, इसके अंदर आपका रिसीविंग, आप किसी से सिग्नल रिसीव, कम्युनिकेशन रिसीव करें, किस वे में आपको रिसीव करें, रेस्पॉन्डिंग, उसको आप रेस्पॉन्ड किस वे में करें, वेलविंग, देन ऑर्गेनाइजिंग द टास्क, देन करेक्टराइजेशन। नेक्स्ट आता है हैंड एंड साइकोमोटर। इमिटेशन, ऑब्जर्व करना, किसी चीज की कॉपी करना, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम हमारे को उनकी एक वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ उनकी स्किल्स को कॉपी करने की हम ट्राई करते हैं, जो बेटर वे में है उसको रख लेते हैं, जो हमारे रिलेटेड नहीं उसको हम छोड़ देते हैं। तो इमिटेट करना, ऑब्जर्व करना मीन्स अंडरस्टैंड करना, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसको आप किस वे में आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो। मैनिपुलेशन और एक्सपेरिमेंट, मैनिपुलेशन मीन्स होता है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप कुछ नया करने की कोशिश करें। आप जैसे साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट लैब में करते रहते हैं। देन प्रिसिशन और एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी कितनी है उसमें, एक्सपेरिमेंट करने लेके आपकी एक्यूरेसी किस लेवल तक है। आर्टिकुलेशन मींस परफेक्शन कितना है, एक्यूरेसी है लेकिन वो परफेक्शन कितना उस टास्क में। देन नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन मींस आप का बिल्कुल जो पढ़ाई करने का है, जो ऑब्जर्व करने का जो ढंग है, जो तरीका है, या पढ़ाने का जो तरीका, वो एक नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो आपको एक नेचुरल वे में, सिंपल वे में कोई भी चीज लर्न करनी है, वो किसी दूसरे को टीच कर रहे हो तो उसको टीच करना है, सो दैट ही और सी कैन इजीली अंडरस्टैंड इन देयर ओन लैंग्वेज। यदि कोई हिंदी में अंडरस्टैंड नहीं करा तो आप यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। English is also not comfortable, then you can switch yourself into that regional language as well. Okay. Next आता है the 9 steps of Gagne's events of instruction। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको दे दिए जाते हैं क्वेश्चन में नॉर्मली, कोई 2 या 3 दे देंगे और एक कोई उनमें से नहीं होगा, तो आपको पूछ लेंगे विच वन इज नॉट द अंडर विच इज नॉट comes under the steps of Gagne's event of instruction. Understood? So discuss one by one. सबसे पहले क्या होता है, नंबर 1, gaining the attention of the students। यदि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं, कोई भी टीचिंग करवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपना काम होता है कि स्टूडेंट्स का क्लासरूम में क्लास स्टार्ट करने से पहले कि स्टूडेंट्स का एक अटेंशन को गेन करना। वो कैसे कर सकते हैं, आप कोई भी उनसे उस स्पेशल ऐसा क्वेश्चन पूछ लें जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, तो सडनली उनका अटेंशन आपकी तरफ चला जाएगा। लाइक डिस्कसिंग अ करंट न्यूज टॉपिक, आस्किंग एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे लाइक। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। लर्नर को सेशन शुरू करने से पहले उनका ऑब्जेक्टिव, उस सेशन का ऑब्जेक्टिव बताना बहुत ही जरूरी है, सो दैट दे कैन गेट देयर इंटरेस्ट और दे कैन
able to understand that after completion of this session, what we supposed to be. Informing the learner of the objective means explain that what they will be asked to perform after the session. Next, stimulating recall of prior knowledge. दोस्तों किसी भी आप टीचिंग करवाने से पहले आपको स्टूडेंट की जो प्रीवियस नॉलेज है वो चेक करना बहुत ही जरूरी है। आप कोई टॉपिक पढ़ाने गए, फॉर एन एग्जांपल आप अकाउंटेंसी पढ़ाने गए, आपने शुरू कर दिया हाई लेवल से, कॉस्ट अकाउंटिंग से शुरू कर दिया, लेकिन जो क्लास थी उनका बेस ही मजबूत नहीं था, वो दे आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. So first of all, before starting the session, you should check their previous knowledge with the basic concept only, so that you can analyze their standard and you can teach them according to their standard, according to their present level. Asking the students basic questions related to topic to check their current knowledge. Understood? Next, presenting the stimulus material. इसके बाद क्या था कि आपको अपना जो मटेरियल, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जो भी आपने या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं आप या स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, वो अपने मटेरियल को प्रेजेंट करना, और प्रेजेंट किस वे में करना, एक ऐसे ढंग में सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे कैन मेमोराइज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लाइक नाउ प्रेजेंट द लेसन मटेरियल एंड फ्रेम अपॉन दैट प्रायर नॉलेज बेस. जो आपका मटेरियल होगा, जो आपका जो पीपीटी होगी, जो आपका स्टडी कंसेप्ट होगा, वो बेस होना चाहिए किसके, उनकी प्रायर नॉलेज के उस हिसाब से. जैसे कि मैंने बताया, आप डायरेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते यदि बच्चों को अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल का नहीं पता होगा. तो सो इफ दे आर नॉट अवेयर अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल, सो दैट यू देन you modify your material, start this material from start your lesson from the basic concept only. Next is providing learning guidance. This is also a good thing. लर्निंग गाइडेंस, वो आपको उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवानी है टाइम से कि वेयर दे आर डूइंग मिस्टेक्स एंड वेयर इन विच फील्ड दे आर गुड, वेयर दे आर नीड टू improve in a particular session. Like explain the topic with the help of examples. ये बहुत ही अच्छी चीज है. आप किसी भी टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा वे है टू कीप द डाटा इन आवर मेमोरी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यदि हम किसी डायग्राम के साथ, वीडियो के साथ या एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, तो वो हमारे को एक लंबे समय तक हमारी मेमोरी में वी कैन रिटेन. Explain the topic with the help of example and graphs and guide them how they can remember the concept for the long time in a better way. Next is eliciting performance. Students must practice the taught topic in a way so that they can improve their knowledge. उनको practice देना होगा. Providing feedback. This is the key to success. यदि फीडबैक ही हम टाइम से और अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे तो उसका फिर कोई यूज नहीं है, वो यूजलेस टीचिंग और लर्निंग हो जाएगी. बिकॉज हमने जो भी पढ़ाया, हमने फिर स्टूडेंट्स का टेस्ट जो लिया, उसके बारे में उसके बाद हमें फीडबैक देना बहुत ही जरूरी है. अकॉर्डिंग टू दैट फीडबैक दे कैन इम्प्रूव, दे कैन स्टडी, दे कैन मेक देयर प्रिपरेशन बेटर. स्टूडेंट्स मस्ट प्रैक्टिस. Feedback is important to completing the teaching learning process. Assessing performance by giving oral quizzes, by taking objective and subjective practice tests. Enhancing retention and transfer. इसके बाद क्या आता है? Practical tips are given by the teachers to improve their performance. जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है, enhancing means improvement, रिटेंशन एंड ट्रांसफर. इंप्रूवमेंट करना, उसको अपने स्टूडेंट्स के अंदर वो नॉलेज को रिटेन करना, देन एग्जीक्यूट करना, देन ट्रांसफर करना ऑन द पर्टिकुलर टास्क और जॉब. नेक्स्ट आता है कि गैगनेस
8 लेवल ऑफ लर्निंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पर्टिकुलरली आप को टिक कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है। इसको आप पर्टिकुलर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, हायरार्की ऑफ लर्निंग, ये हायरार्की पूछ लेंगे, जैसे कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स के बाद क्या आता है, या तो फोर्थ स्टेप ऑफ गैगनेज क्या है, या तो सिक्स्थ क्या है। तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन इन अ बेटर वे। फर्स्ट है ये इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, फर्स्ट इजी लेवल है, देन हार्ड। तो दोस्तों फर्स्ट 4 लेवल 1 2 3 एंड 4 ये होते हैं बिहेवियर एस्पेक्ट, एंड लास्ट 5 6 7 8 होते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सिग्नल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग में आपको क्या पता चलता है, जैसे कि कोई भी बच्चा है वो रेड सिग्नल ऑन द रोड, जैसे हम बच्चे के लिए क्या एग्जांपल देना चाहूंगा, कोई खाने की चीज है हमारी, वहां पे अपने को क्या है, यदि कोई इंसान या कोई बच्चा है, बूढ़ा जो भी है, वो यदि भूख भूख लगी है, अच्छे से भूख लगी है, तो उसको खाने की चीज देखते ही उसके मुंह में सलाइवा आ जाएगा, इट मींस इट्स गिविंग अ सिग्नल दैट यू आर हंग्री। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, रेड सिग्नल ऑन रोड, रेड सिग्नल को देखते ही क्या करते हैं पीपल यूजुअली स्टॉप व्हीकल्स आफ्टर सीइंग द रेड सिग्नल, जैसे ग्रीन सिग्नल देखा उसको देखते हैं हम दोबारा से हमारा मूवमेंट शुरू कर देते हैं। स्टिमुलस रेस्पॉन्स, इसके अंदर क्या होता है, जो हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, उसको उठना बैठना कैसे चलना है, ये सब बातें स्टिमुलस रेस्पॉन्स, वो रेस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। लाइक टीचर इंस्ट्रक्ट्स द स्टूडेंट्स टू रेज देयर हैंड्स, टीचर स्टूडेंट्स को बताते हैं कि मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, तो जिस भी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है, जस्ट state raise your hand, no need to give the direct answer, this is the stimulus response। चेनिंग स्किल्स, चेनिंग स्किल्स के अंदर क्या होता है, आप बच्चे को सिखाते हो मल्टीपल चीजों में से उसको आइडेंटिफाई करना सिखाते हो। फॉर एन एग्जांपल, व्हेन अ चाइल्ड नेम्स द थिंग्स एप्पल, इट कैन सेज रेड एप्पल, येलो एप्पल, ब्लू एप्पल, लाइक काउंटिंग है 1 2 3 4, ये सब बातें चेनिंग स्किल में वो आइडेंटिफिकेशन करना हम उसको सिखा देते हैं। देन वी वर्बल एसोसिएशन, वर्बल एसोसिएशन के अंदर क्या होता है, व्हेन अ चाइल्ड नेम्स द थिंग्स एप्पल, इट कैन सेज सॉरी करेक्शन, चेनिंग स्किल के अंदर हम फ्लो में क्या हुआ, फ्लो में ऐसे ही चलेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया बट डोंट माइंड दिस, करेक्शन करेंगे। चेनिंग स्किल्स के अंदर क्या है, एबिलिटी टू कनेक्ट previous stimulus response, example selection of appropriate color from different colors, जैसे कि मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर टेस्ट में थोड़ा सा करेक्शन मैं चाहूंगा, माफी चाहूंगा इसके लिए। Verbal association, when a child names the things apple, it can says red apple, yellow apple। Identification means उसके अंदर किसी भी चीज के अंदर एक दूसरे को आइडेंटिफाई करना कि ये रेड है, ब्लू है, ये येलो है, ये आता है वर्बल एसोसिएशन के अंदर। अब इसके बाद जो भी 4 स्टेप है वो आते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट, जो हमारी दिमाग से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, कैसे डिस्क्रिमिनेट लर्निंग, किसी भी दो या दो से ज्यादा थिंग्स के अंदर डिफरेंशिएट करना। When a child develops the ability to differentiate and call everyone by his or her correct name, जैसे कि स्कूल में बच्चा जाता है, वो अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नाम बाय नेम इंडिविजुअल और स्पेल करता है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग इससे हाई लेवल हो जाता है। ऑब्जर्विंग द कॉमन कंसेप्ट इन द ऑब्जेक्ट्स, फॉर एन एग्जांपल व्हाइल डाइविंग टेक्स प्रॉपर ब्रीथिंग, जब हम डाइविंग कर रहे हैं, अंडर वाटर डाइविंग करते हैं, तो उसके में आपको क्या फोकस करने की जरूरत है कि आपके ब्रीथ पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपको प्रॉपर ब्रीथ लेना है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ही फास्ट ब्रीथ लेंगे या बहुत ही स्लो ब्रीथ लेंगे। इन द सेम वे इफ यू आर ड्राइविंग, यू शुड नो द रूल एंड रेगुलेशन व्हाइल ड्राइविंग, और आपके जो कॉमन रूल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट लर्निंग, उसका कंसेप्ट हाउ टू ड्राइव। रूल लर्निंग के अंदर फिर इसे हायर स्टेप है चेंजिंग ऑफ मोर देन वन कंसेप्ट इन अ रूल व्हाइल डाइविंग, फॉलो प्रॉपर एसेंट रेट, जब हम डाइविंग करते हैं, गोताखोरी करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको जब आप वापस ऊपर आ रहे हैं तो उसके अंदर एक प्रॉपर जो एसेंट रेट है, जो ऊपर आने का जो स्पीड है वो मेंटेन करनी होती है। अदरवाइज क्या होगा, यदि आप बहुत ही फास्ट स्पीड से आगे, तो कुछ गैस होती है, लाइक स्पेशली नाइट्रोजन,
उस वो फुल डीप कंसेप्ट में तो नहीं जाना चाहूंगा, जस्ट आपको बेसिक नॉलेज देना चाहूंगा इसके अंदर, जस्ट टू अंडरस्टैंड द रूल लर्निंग। आप जैसे ऊपर आ रहे हैं तो उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर रेट फॉलो करना होता है सो दैट यू कैन रीच सेफली। इन द सेम वे इफ यू आर ड्राइविंग देन व्हाट शुड यू शुड नो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द रोड। कि आप ड्राइव करें तो आप ड्राइव रोड के लेफ्ट साइड में ही करेंगे यदि वन वे रोड है, नॉट राइट साइड में नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये अगेंस्ट द रूल रहेगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस इज द हाईएस्ट लेवल, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, इट रिक्वायर्स थिंकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आ गई व्हाइल ड्राइविंग, कोई भी इंजन में, आपकी मशीनरी में, आपकी कार में, आपके कोई भी व्हीकल, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, इंस्टेंट प्रॉब्लम आ गई, तो आपको क्या होगा, उसको रिजोल्व करना होगा। उसकी नॉलेज होना, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्पेशलिटी कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ टीचिंग से भी क्वेश्चन यूजुअली देखने को मिलते हैं। आप इसको पर्टिकुलर टिक कर लीजिए। क्या होता है ये, आपको पूछ लिया जाएगा फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम नोन टू अननोन। आपको टीचिंग कैसे करवानी है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले एक सिंपल कंसेप्ट लेना होगा, उसके बाद आपको उसकी डीप में जाना होगा। जैसे आप मैथमेटिक्स का पीरियड ले रहे हैं, उसके दौरान आपको सबसे पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरू करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप शुरू करें एडिशन, तो आपको एडिशन के दौरान आपको बच्चों को सिखाओ 2+1 क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद आप थोड़े से डीप कंसेप्ट में जा सकते हो, 12+143 क्या होता है। इन द सेम वे आप इसके लेवल को बढ़ाते जाएंगे, अंडरस्टूड, इंक्रीज करते जाएंगे। उसके बाद आता है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल के अंदर आप क्या बोलना चाहेंगे, इसके अंदर आपको बताना होगा पर्टिकुलर टू जनरल। आपको किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट की बात करें, मीन इसको आप बोल सकते हैं पर्टिकुलर टू जनरल या पर्टिकुलर टू स्पेसिफिक टू होल। नेक्स्ट है फ्रॉम नोन टू अननोन। जो बच्चे को पहले से पता है, पहले उसके बारे में बात करो ताकि वो इंटरेस्ट ले, इंटरेस्ट क्रिएट करे। उसके बाद आप अननोन में जा सकते हो, जो नॉलेज को नहीं पता है। देन फ्रॉम सीन टू अनसीन, जो आपको सामने है पहले उसका एग्जांपल दो, उसके बाद आप किसी थर्ड वन का एग्जांपल दे सकते हैं। होल टू पार्ट, पहले आप किसी भी कंसेप्ट को होल बताओ, उसके बारे में एक स्पेसिफिक की बजाय आपको एक होल कंसेप्ट बता देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी फॉरेनर है, सबसे पहले हम बताएंगे इंडिया के बारे में कि व्हाट इज इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट ओनली वी कैन गो टू द पार्ट दैट इंडिया में इतने स्टेट हैं, उनकी ये कैपिटल है, ऐसे आप जा सकते हैं। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, अंडरस्टूड, ऑल दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट वन आता है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। पहले आप साइकोलॉजिकल कंसेप्ट बताएं, उसके बाद आप लॉजिक पे जा सकते हैं, अंडरस्टूड। देन साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, उसके बाद ट्रेनिंग द सेंसेस, देन एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी को एनकरेज करें, इससे क्या इंप्रूवमेंट होगा बच्चे के अंदर। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, एनालिसिस मीन्स पार्ट में, और उसके बाद फिर सिंथेसिस मीन्स कंप्लीट उन पार्ट्स को एक फॉर्म में देके हम उसके अंदर अपना प्रोसेस लर्निंग सीख सकते हैं। फॉलो नेचर, नेचर को हमें फॉलो करना, नेचुरल वे में हमारे को अपनी लर्निंग करनी है, उसको सिखाना है। उसके बाद फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर आपको, आप इसको भी टिक कर लीजिए। जो मैं आपको टिक करवा रहा हूं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, नो डाउट एट ऑल, इनको आप स्किप कर ही नहीं सकते। मेथड्स ऑफ टीचिंग 3 वे से होता है, लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड एंड मिक्स्ड और ग्रुप मेथड। इसमें से आपको हर एग्जाम में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लाइक लर्नर सेंटर क्या होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। लर्नर सेंटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं
उसके व्यू पॉइंट से हमारे को टीचिंग करवानी है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से टीचिंग करवानी है। और टीचर सेंटर मीन्स टीचर के हिसाब से, इसके ऊपर टीचर का कंट्रोल होता है। जैसे अब इनकी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। लर्नर सेंटर सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। लर्नर सेंटर सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और टीचर सेंटर टीचर डिपेंडेंट होते हैं। ये एक मॉडर्न अप्रोच है। ये ट्रेडिशनल जो हम पहले फॉलो करते थे कि टीचर ने जैसे बोल दिया, बच्चे को बोल दिया बैठो तो बैठेगा, उसको मन आया तो एक मिस्टेक्स पे बच्चे को डांट दिया। लेकिन आजकल जो मॉडर्न अप्रोच है, बच्चे को डांट के नहीं प्यार से पढ़ाया जा सकता है, उसको मॉडिफाई कर दिया गया है अप्रोच को। ये टू वे अप्रोच होती है। टू वे मीन्स इसके अंदर बच्चे को चांस दिया जाता है उसकी डाउट्स पूछने का, और फिर उसके बाद टीचर रिप्लाई करता है, उसका डाउट को क्लैरिफाई करता है। यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन है, ओनली टीचर्स बताता है, न कि स्टूडेंट्स को कोई मौका नहीं दिया जाता उसको पूछने का, उसको डाउट क्लियर करने का उसको मौका नहीं दिया जाता। ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसके अंदर इसको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, प्रोजेक्ट वर्क जो है, इसके अंदर बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है आफ्टर सेशन कि आपको ये काम करना है। देन ट्यूटोरियल है, देन रोल प्ले है, बच्चे को किसी भी प्ले रोल प्ले करने के लिए दे दिया जाता है। वर्क केस स्टडी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको पर्टिकुलर टिक कर लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। केस स्टडी, इसको पर्टिकुलर वे में इसको आप नोट कर दें। रियल वर्क प्रॉब्लम इनटू क्लासरूम वर्कशॉप, केस स्टडी के अंदर क्या होता है, प्रीवियस जो केसेस हुए हैं किसी भी रिलेटेड जो भी इवेंट आप कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको वो एक केस स्टडी दी जाती है कि उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या अच्छाइयाँ हुई थी, क्या क्या बुराइयां हुई थी, क्या क्या हमें उसके अंदर गलत काम कर दिए गए थे, या क्या क्या हमने छोड़ दिया गया था, क्या क्या हमारी कमियां रही थी और क्या क्या हमने उसमें अच्छे काम किए थे, उसका रिजल्ट क्या था, उसका ड्रॉबैक क्या था, देन फीडबैक क्या था, उसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या उसमें ऐड कर सकते हैं और उसमें से क्या हम रिमूव कर सकते हैं, ये सब इसके अंदर आता है। देन असाइनमेंट्स, असाइनमेंट दिए जाते हैं बच्चों को कि कोई भी होमवर्क जो दिया जाता है उसको बोलते हैं असाइनमेंट। देयर आफ्टर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन असाइनमेंट के बाद बात आती है इंस्ट्रक्शन की। इंस्ट्रक्शन, देन ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग में क्या हो जाता है, एक टीचर जैसे कि ये ऑनलाइन लर्निंग चल रही है अभी यहाँ पे, तो इसके अंदर बच्चे को टीचर मौका देते हैं डाउट क्लियर करने का, कमेंट करने का, कमेंट सेक्शन में दिया जाता है, तो इसको भी ये इसका अंडर द लर्नर सेंटर। इंटरेक्टिव वीडियो, इंटरेक्टिव वीडियो इज आल्सो कम अंडर दिस। देन एक्सपेरिमेंटल मेथड, टीचर ओरिएंटेड में क्या बोलते हैं, लेक्चर्स, टॉक्स, टॉक एंड चॉक मेथड, टॉक एंड चॉक मेथड। टीम टीचिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि ये है टीवी एंड प्रेजेंटेशन, बट यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे भी आया था इंटरेक्टिव वीडियो। इसके अंदर वीडियो जो इंटरेक्टिव होंगी, यहाँ पे जस्ट आपको टीवी में जो भी स्लाइड्स है वो दिखा दी जाएंगी, ये आती है टीचर सेंटर के अंदर। मिक्स ग्रुप में क्या आता है, ग्रुप, मिक्स ग्रुप में आता है ग्रुप डिस्कशन used by नालंदा यूनिवर्सिटी, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, 6 to 8 पीपल यहाँ पे रहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, क्रिएटिव ग्रुप, रोल प्ले इसके अंदर करवाया जाता है, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन मींस आपको जो एक्चुअल जो इन्वायरमेंट होगा वो यहाँ पे आपको फेस करवाया जाता है, एक्चुअल इन्वायरमेंट। देन उसके बाद बात करते हैं स्टिमुलेशन के लिए। स्टिमुलेशन पहले भी बता दिया, जैसे कि एक्चुअल फेस करवाया जाता है इन्वायरमेंट आपको। फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ लैब एक्सपेरिमेंट, तो उससे पहले वही सेम एक्टिविटी आपको आपकी स्कूल की या कॉलेज की लैब में करवा दी जाएगी। देन डेमोन्स्ट्रेशन, लर्निंग बाय डूइंग ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन, ये आता है मिक्स ग्रुप मेथड के अंदर। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर, इन्हीं के पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हुए लर्नर सेंटर में हम बात करेंगे। जैसा कि बताया गया, जस्ट मिनट, यस, ओके,
लर्नर सेंटर के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में जनरल टू स्पेसिफिक, जैसे मैंने पहले बताया कि जनरल स्टेटमेंट्स आर जनरेटेड फ्रॉम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम पर्टिकुलर उस पे स्पेसिफिक पॉइंट पे जाएंगे। बट यहाँ पे उल्टा ये डिडक्टिव मेथड है। डिडक्टिव बोले तो स्पेसिफिक टू जनरल, कोई भी एक पर्टिकुलर, हम जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, स्पेसिफिक पॉइंट से हम जनरल पॉइंट पे जाएंगे, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन इज फ्रॉम जनरेटेड फ्रॉम जनरल ऑब्जर्वेशन। ये इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टीचिंग। इनडायरेक्ट टीचिंग बोले तो डायरेक्ट लर्निंग, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टीचिंग और इनडायरेक्ट लर्निंग। ये जो सब पॉइंट है आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आते हैं, जिसको बोलते हैं एक्टिव मेथड, इसमें पैसिव मेथड। एक्टिव मेथड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट और टीचर दोनों का इन्वॉल्वमेंट इक्वल होता है। बट यहाँ पे ओनली टीचर का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टूडेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होता है। अंडरस्टूड? तो this is all about today's session. I think you enjoyed the session. If you enjoyed the session, you feel that this content is related to exam, your exam concern, then please like this session. Comment if you have any doubt, if I did any kind of things, positive or negative, please make a comment on the comment section. If any doubt, also write on comment section so that I can resolve that on the time. And at last, if you feel that this is good for your exam preparation, then please subscribe this channel. Thank you very much.